बहनों, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य कृषि समाचार। भारत को दुग्ध निर्यातक देश बनाने का लक्ष्य, 1 लाख से अधिक पैक्स का किया जा रहा है कंप्यूटरीकरण और अगले 3 दिनों तक कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। और अब कृषि समाचार विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा, भारत को दुग्ध निर्यातक देश बनाने का लक्ष्य है। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24% है। श्री सिंह ने भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम में भारत बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 वार्षिकी का विमोचन करते हुए बताया कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स BAHS 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 के अनुमानों की तुलना में 3.78% अधिक है। वर्ष 2023-24 के दौरान शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया, राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस पोर्टल पर 24 नवंबर 2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 1,01,524 प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण का कार्य क्रियान्वित है। कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 2,516 करोड़ रुपए है। 2,516 करोड़ रुपए के कुल बजट में से भारत सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड की हिस्सेदारी क्रमशः 1,528 करोड़, 736 करोड़ और 252 करोड़ रुपए है। अब तक 30 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों से 67,930 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है और मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में कोहरा पड़ने और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 से 30 नवंबर तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा रहेगा। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, मेरठ और अलीगढ़ जैसे जिलों में भी कोहरे का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार। अब जानकारी लेते हैं कुछ मंडियों के ताजा भाव की। गेहूं का भाव लखनऊ में 2,750 रुपए प्रति क्विंटल, हापुड़ में 2,810 रुपए, झांसी में 2,755 रुपए और बाराबंकी में 2,725 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। चावल का भाव लखनऊ में 3,180 रुपए प्रति क्विंटल, हापुड़ में 3,330 रुपए, झांसी में 3,590 रुपए और बाराबंकी में 3,365 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। आलू का भाव लखनऊ में 2,180 रुपए प्रति क्विंटल, हापुड़ में 2,100 रुपए, झांसी में 2,130 रुपए और बाराबंकी में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। टमाटर का भाव लखनऊ में 3,060 रुपए प्रति क्विंटल, हापुड़ में 3,100 रुपए, झांसी में 3,200 रुपए और बाराबंकी में 3,300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। तो किसान भाई और बहनों, ये थे मंडी भाव। आइए अब आपको सीधे जोड़ते हैं आज के कृषि दर्शन के सजीव प्रसारण से। नमस्कार, सभी किसान भाई बहनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हम कृषि दर्शन का सजीव प्रसारण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम अपने किसान भाइयों के सवाल फोन और ईमेल के माध्यम से सुनते हैं और तुरंत अपने विशेषज्ञ के माध्यम से उन सवालों के हल भी आप तक पहुंचा देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमारा आज का विषय मौजूदा मौसम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जो तापमान है वो कम हो रहा है, जाड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में जो हमारे पशु हैं उनकी देखभाल करने का दायित्व और जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। इसी वजह से आज हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं एक बहुत ही अहम विषय पर, जिसे शीत ऋतु में पशुधन की सुरक्षा एवं प्रबंधन कहते हैं।
और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, जो कि संयुक्त निदेशक मुख्यालय हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल समस्या आपके मन में है और आप चाहते हैं कि कोई जानकारी ले इस विषय से जुड़ी हुई, तो आप हमें फोन और ईमेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी लिख लीजिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है और हमारा फोन नंबर है 0522401598, 052222205756। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है सर बहुत ही अहम है, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो ठंडा होते जा रहा है, जाड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कृषि में भी मशीनें आ चुकी हैं। इन सब के बीच में जो पशु हैं वो हमारी मौजूदा कृषि में क्या योगदान दे रहे हैं, कितना महत्व रखते हैं, सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को और आम जनमानस को ये जान लेना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों और पशुपालक भाइयों बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो हम सभी जानते हैं कि देश की प्रगति में कृषि और पशुपालन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और ये इन दोनों का जो मिलाकर योगदान है वो 30% पूरी जीडीपी में योगदान है। और उस 30% में पशुपालन का जो हिस्सेदारी है वो 4 से 5% तक है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो देश की प्रगति में जैसे मांस उत्पादन है, दूध उत्पादन है, और इससे जुड़े हुए ऊन उत्पादन है, पश्मीना है, तो मतलब पशुपालन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां मिला करके देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देती हैं। जी सर, विषय बहुत काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है और हमारे किसान भाई भी चाहते हैं कि इस विषय से जुड़ा हुआ जितना भी शंका, सवाल, सावधानियां हैं, उन सारे सवालों के हल आज उन्हें मिल जाएं। और इसी वजह से किसान भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंदस्वरूप जी, क्या सवाल है, पूछिए डॉक्टर साहब से। नंदस्वरूप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से जी। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे पशुओं का जोखिम भरा होता है, तो हाँ जी सर, जब मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो जोखिम भरा होता है, तो ऐसी दशा में जो हमारे एपीएल वर्ग के पशुपालक होते हैं, बीपीएल वर्ग के होते हैं, एसी वाले होते हैं, एसटी वाले होते हैं, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से और पशुपालक की तरफ से कितना अंश देना होता है? ठीक है। ये पशुपालक भाई हमारा जो है जोखिम प्रबंधन का मतलब ये पशुधन बीमा के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना सरकार की ओर से चल रही है। इसमें हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति के पशुपालक भाई हैं उनको बीमा प्रीमियम का मात्र 10% देना होता है, और हमारे जो सामान्य श्रेणी के हैं उनको बीमा प्रीमियम का 25% हिस्सा देना पड़ता है। शेष जो है प्रीमियम सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिल करके वहन किया जाता है। जी सर, अगर विषय पर लौटे तो सबसे अहम सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में जो पशु हैं उनकी देखरेख करना कितना ज़रूरी हो जाता है और कैसे करी जाए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं? देखिए, मौसम के परिवर्तन के साथ जैसे हम अपने आप को ठंडक से बचाव के लिए उपाय करते हैं, उसी तरह से मौसम के परिवर्तन के साथ हमें पशुओं की, अपने गाय, भैंस, बकरी जो भी हम पाल रहे हैं, उनको भी ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त उनकी सुरक्षा उनको करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि उनके रखरखाव, उनके आवास की। तो आवास के लिए तो देखें, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर सबसे पहले जाड़े की दृष्टि से अगर पशु का हमारे जो आवास है अगर कई तरफ से खुला हुआ है तो उसको चारों तरफ से ढकने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वो ढका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे किसान भाई टाट, बोरी या फूस का टट्टर वगैरह लगा करके उसको कवर कर दें। और ये विशेष ध्यान देने की बात है कि जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से थोड़ा सा हवा के आवागमन की भी वो होनी चाहिए, पूरी तरह से उसको बंद नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा पक्का आवास है
तो उसमें भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें कहीं न कहीं रोशनदान और इस तरह की चीज़ें खुली रहें, जिससे कि जो गर्म गैसें हैं, हमको आपको पता है कि इनमें गाय भैंसों में पाचन के दौरान मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन क्रिया से निकलती ही है। तो अगर एक बंद कमरे में हम अपने पशुओं को रख देते हैं और बंद कर दिया, हम सोचते हैं कि ये पूरा सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी वो गैसें हैं, वो बाहर मीथेन गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो आप कभी सुनते हैं कि वो उसकी वजह से जानवरों का, पशुओं का हमारे दम घुट सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरी तरह से जो है कमरा बंद नहीं होना चाहिए, उसमें रोशनदान वगैरह कहीं खुले होने चाहिए। अगर हम ठंडक से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं तो ये ध्यान देना चाहिए, बंद कमरे में अलाव या आग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे ऑक्सीजन में कमी होती है और दम घुटने की संभावना अधिक होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो फर्श है उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर फर्श जाड़े के मौसम में कहीं ऊंचा नीचा है तो जाड़े की शुरुआत में ही हमको फर्श की मरम्मत कर लेनी चाहिए। उसका पूरा प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, क्योंकि अगर गोमूत्र है, गोबर है, अगर फर्श खराब है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ वो इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से जानवर वहीं बैठेगा और उसको ठंडक लगने की गुंजाइश रहेगी। तो फर्श की मरम्मत करा लें, वो बराबर होना चाहिए। दूसरा, फर्श पर हमें बिछावन, अगर हम खराब भूसा है या पुआल है, घास फूस पत्ती का बिछावन हमें डालना चाहिए, जिससे जानवर को फर्श की ओर से ठंडक ना पहुँचे। तीसरी चीज़ ये है कि हम किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई टाट और बोरी के जो है उनको झूल बना करके पहना देते हैं, तो ठंडक से काफ़ी बचाव होता है। ठंडक के मौसम में विशेष तौर पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमारे जो नवजात पशु, हाँ, नवजात हैं, तो उनको जरूर देखना चाहिए। जी, हमारी महिला एक किसान बहन इस वक्त फोन लाइन पर है डॉक्टर साहब, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। जय देवी जी इनका नाम है। जय देवी जी, क्या सवाल है, पूछिए डॉक्टर साहब से। बोल रहे 12 बंके। हमारा सवाल है कि जाड़े का मौसम है तो अपने पशुओं का किस तरह देख रेख रखें। जी, हम उसी पर चर्चा भी कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे देख रेख की जाए। हाँ, देखिए, पशुपालक भाई जानते हैं कि ये अक्टूबर माह के बाद हमारी भैंसें ज़्यादातर बच्चा देती हैं और दूध उत्पादन के लिए मुख्यतः हम भैंसों को रखते हैं। तो जाड़े के मौसम में चूंकि हमारी भैंसें बच्चा देती हैं, तो उस समय में जो नवजात हमारे पड़वा पड़िया हैं उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको हम बता दें। जैसे ही हमारा पशु बच्चा दे रहा है, बच्चा देने के तुरंत बाद जैसे ही वो खड़ा होता है हमारा नवजात बच्चा, उसको थन को गुनगुने पानी से साफ करके माँ का पहला दूध जितनी जल्दी आप उसको पिला देंगे, वो उसको फ़ायदा करेगा। अच्छा। हमारे पशुपालक भाई इस पर विशेष ध्यान दें। हम वो अक्सर करके इंतज़ार करते हैं कि वो उसका पशु का जेर गिर जाए, बच्चेदानी से जेर गिर जाए, उसके बाद दूध पिलाते हैं, तो उसमें काफ़ी विलम्ब हो जाता है। और आपको बता दें, दूध को देर से पिलाने से वो बच्चेदानी से जो जेर की सफाई होती है उसमें भी विलम्ब होता है, और जितना ही देर से आप उस दूध को पिलाएंगे वो पूरी तरह से उसका पाचन नहीं हो पाता है और दस्त लग जाते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें। और अक्सर करके ये भी एक परिपाटी चली आ रही है कि बच्चे को वो पहला दूध माँ का न दे करके उसको कड़वा तेल या इस तरह की चीज़ें पिलाते हैं, तो वो नहीं देना चाहिए। ईश्वर ने उसको, ये ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ है उस पर विशेष ध्यान दें कि वो जो कोलोस्ट्रम है, खीस है, उसको ज़रूर दें। जी, ठीक है। एक और हमारे किसान भाई विजय कुमार पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या सवाल है, पूछिए डॉक्टर साहब से। विजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूछिए डॉक्टर साहब से, सवाल क्या है? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से, आवाज सुन रही है आपकी अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक गाय है, मैं उसके बारे में जाड़े में कैसे देखभाल करें ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक गाय है इनके पास, उसकी जाड़े में कैसे देखभाल की जाए?
हाँ, तो सबसे पहले तो उसको आपको आवास की व्यवस्था, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि उसके आवास को आप देखें कि ठंडी हवाओं का प्रकोप ना हो, उसका फर्श दुरुस्त कर लें और उस पे बिछावन का वो कर लें। दूसरा, गाय के लिए आप झूल या टाट की वो या कपड़े का उसको उड़ाने का प्रबंध कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा, उनके खान पान पे भी आपको जाड़े के दृष्टिगत खान पान पे भी विशेष ध्यान देना है। जाड़े के मौसम में देखिए हरा चारा, सूखा भूसा और दाना जितना ज़रूरी है, दूसरा उनका रेशियो भी बहुत ज़रूरी है। जाड़े के मौसम में इस समय हमारे पास बरसीम उपलब्ध है और उसको बरसीम को खिलाने के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाड़े के मौसम में अगर हरे चारे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ख़ास तौर से बरसीम, तो उसमें पेट फूलने की शिकायतें ज़्यादा होती हैं। तो किसान भाइयों से ये हम कहना चाहेंगे कि बरसीम को कभी भी आप खाली बरसीम को खिलाएं ना, उसको भूसे के साथ मिला के दें। दूसरा, बरसीम की कटाई करने जब आप जा रहे हैं तो ये देखें, जब खेत में से ला रहे हैं काटने के लिए, तो उस समय जब तक ओस उसकी ख़त्म ना हो जाए तब तक आप उसको खेत से कटाई ना करें, क्योंकि जब तक ओस पड़ी हुई है और उसी समय आप उसको काट लेते हैं तो उसमें एक एल्कलॉइड डेवलप हो जाता है। और ऐसी बरसीम जिस पे ओस पड़ी हुई है और आप काट के ले आए हैं, उसको चारे में काट के मिलाएंगे तो पेट फूलने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए बरसीम की कटाई आप 10 या 11 बजे के बाद करें और उधर शाम को शाम ढलने से पहले कर लें। ठीक है। संजय से इस वक्त प्रतापगढ़ से हमारे किसान भाई इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संजय जी, क्या सवाल है, पूछिए। हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए आपका। हाँ। मेरी गाय जो है अगले महीने प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है, ठंडी का समय है, तो उसकी कैसे देख रेख की जाए? ठीक है। ठंडक के मौसम है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले आपको बता ही दिया है, वो तो उपाय करेंगे ही। साथ में आप ये ध्यान दीजिए कि चूंकि वो बच्चा देने वाली है तो उसको आप 100 ग्राम गुड़, उसके साथ 50 ग्राम कड़वा तेल और थोड़ा सा नमक और अजवाइन, ये मिला करके रोज़ दे देंगे उसको, तो उसको ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाएगी और वो रहेगा। दूसरा, बच्चा देने के तुरंत बाद आपको ध्यान देना है कि अगले महीने वो बच्चा दे रही, तब ठंडक का मौसम और बढ़ जाएगा। ऐसे में अब जैसे ही वो बच्चा दे, बच्चे को आप तत्काल दूध पिला दीजिए और उसके बाद जो है उसका दूध थन भी खाली कर लीजिए उसको। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि उसकी जेर 12 या 13 घंटे तक अगर नहीं गिरती है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि अगर ठंडक का मौसम है, बॉडी की जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा स्लो हो जाती है, तो कभी कभी डिले होता है, इसमें देर होती है जेर गिरने में। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। 12 से 14 घंटे 18 घंटे तक इंतजार करिए, अपने नेचुरल वे में वो गिर जाएगी और इसके पहले आप बिल्कुल भी प्रयास न करें। और 14 घंटे 18 घंटे के बाद अगर वो नहीं गिरती है, उसकी सफाई नहीं होती है, तभी आप एक प्रशिक्षित डॉक्टर को बुलवाएंगे जी। अगर जेर गिरने के बाद जाड़े के मौसम में कभी कभी सफाई नहीं होती है, देखिए आप कि गंदगी आ रही है, उसमें बदबूदार स्राव आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को तत्काल संपर्क करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक और किसान भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इटावा से संजय जी। संजय जी, क्या सवाल है, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, जानते चाहिए कि पानी है तो चढ़ा जाते हैं तो पोके लगाते हैं, तो उसका दवा पानी का गर्म खाना किया जा सकता है, जाने तो तकलीफ न पड़े, की जानकारी दे। आप अपना सवाल एक बार फिर से पूछ लीजिए संजय जी, आपकी आवाज कुछ सही से नहीं आ रही है। जानकारी दे गए कि अपने भैंस है चाटे, तो जाड़े का जैसे कभी कदार जो है ठंड खा जाते हैं तो पोके लगाते हैं, तो हमें लकड़ी नहीं लगाता है, तो उसमें दवा वगैरह काट दिया जाए और जाड़े के आहार वगैरह काट दिया जाए। ठीक है। हाँ जी। जाड़े के मौसम में देखिए, अगर
अक्सर करके देखा जाता है कि भूसा ख़त्म हो जाता है तो पुआल ज़्यादा खिलाते हैं। पुआल को अगर मिक्स करके पुआल की कुट्टी का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है, या हरे चारे और सूखे चारे का जो अनुपात है वो गड़बड़ हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि इस मौसम में अगर आपने पशुओं को कीड़े की दवा पहले से नहीं दी है तो पेट के कीड़ों की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको दस्त लगते हैं। तीसरा चीज़, जो आप उनको दाना दे रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत शर्करा युक्त दाना, यानी गेहूं की मात्रा, गेहूं का दरिया ज़्यादा है या जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी जानवर के पाचन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कभी कभी दरिया है या गाँव के पास किसान के पास गेहूं उपलब्ध है तो खाली गेहूं ही पिसा करके उसको देने लगते हैं। तो उसकी जगह हम कहेंगे कि आप एक संतुलित आहार बना करके दें। बाजार में पशु आहार भी उपलब्ध है, पशु आहार दे सकते हैं, नहीं तो आप संतुलित आहार घर में बना सकते हैं। एक प्रॉपर रेशियो में चूनी, चोकर, मक्का और राइस पॉलिश जो आती है, जो पॉलिश है धान जब आप वो करते हैं, चावल निकालवाते हैं, तो धान मिल से आप राइस पॉलिश ले सकते हैं, और सरसों की खली, नमक और खनिज मिश्रण, इनके उससे जो है आप एक संतुलित आहार घर पर तैयार करके उसको देंगे तो पेट वाली समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है। एक और हमारे किसान भाई इस वक्त हरियाणा से फ़ोन कर रहे हैं और उनका भी सवाल जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हमारे इस कार्यक्रम को पूरे देश में देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, और सभी किसान भाई मौजूदा मौसम और आने वाली ठंडी से अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं। हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं। क्या सवाल है, पूछिए। जी, मेरे एक पशु उत्सा दिया गया था 2 दिन में डॉक्टर साहब, और वो दूध पे नहीं चल रही, घट रही है सर। एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार सर जी। जैसा कि मेरे पास एक भैंस है। हाँ। वो अपने मतलब पीरियड टाइम से ना 2 महीने पहले उसने मतलब बच्चा फेंक दिया, उसके कुछ दिक्कत हो गई थी अंदर। जी। हाँ, तो वो अब ठीक ढंग से मतलब दूध नहीं दे पा रही है वो। ठीक है। हाँ, वो उसका जो है गर्भपात हो गया है, मतलब भैंस 8वें महीने या 7वें महीने में बच्चा दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि चूंकि उसका गर्भपात हुआ है तो डॉक्टर को बुला करके दिखा लें। उसके बच्चेदानी में उसमें संक्रमण की पूरी संभावना है, तो उसके बच्चेदानी में वो दवा डाल देंगे और उसका उपचार करेंगे। उसके बाद उसके आप खान पान पर उसका विशेष ध्यान देते रहिए और धीरे धीरे वो दूध पर आ जाएगी। अगर वो 8 महीने में उसका गर्भपात हुआ है तो वो 7.5-8 महीने के बाद तो दूध पे वो आ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आपको उसके बच्चेदानी का इलाज करवाना पड़ेगा, दिखवा लें उसमें कि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण न रहने पाए, क्योंकि अगर बच्चेदानी में संक्रमण होता है तो उसकी वजह से थनैला की भी समस्या होती है और दूध में कमी आने का ये होता है। गर्भपात हुआ है इस वजह से आप कोई दिक्कत आ रही, लेकिन उसका आप इलाज करा लें, दूध में आ जाएगी। ठीक है। शामली से जितेंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिए, क्या है आपका? जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। ठीक है सर जी, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से, क्या है इस विषय से जुड़ा हुआ? हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए अपना जितेंद्र जी। सर ये एक गाय है हमारे पास जी, और वो 3 महीने की नए दूध है गर्भाधान। हाँ, उसका दूध घट रहा है। अच्छा। हाँ ठीक देखिए, है। हाँ आपने जैसा बताया कि में वो 5-6 लीटर दूध दे रही थी, अब उसका दूध घटकर 2.5 ठीक है, लीटर ठीक, हो हम गया। इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब से जितेंद्र जी। जी सर। जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं, गाय वो दूध दे रही थी, उसके बाद इन्होंने उसका गर्भाधान कराया, 3 महीना हो गया है, तो उसका दूध अब कम पड़ने लगा है। तो जितेंद्र जी, ये अब बताना बहुत ज़रूरी है, आप ये जान रहे होंगे कि वो दूध दे रही थी और उसके पेट में गर्भ भी पल रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा उसकी खुराक को बढ़ाना होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं, बच्चे जो खून में उसकी जो ताकत है वो बच्चे को भी जा रही है। तो जैसे आप उसको पहले 2 किलो दाना दे रहे, तो कम से कम आधा किलो उसको दाना बढ़ा दीजिए, जिससे कि जो खुराक उसके शरीर से बच्चे को मिल रही है उसकी भी प्रतिपूर्ति होती रहे, और पर्याप्त हरा चारा देते रहिए।
और खान पान में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दीजिए, उसके खनिज मिश्रण है उसको बढ़ा दीजिए और उसका जो दाना दे रहे हैं वो बढ़ा दीजिए, तो आपको दूध उत्पादन में कमी नहीं आएगी। मतलब पौष्टिक आहार और बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। लेकिन कानपुर से विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, सवाल पूछिए, क्या है आपका? हेलो जी विनोद जी, सवाल पूछिए। सवाल जो है, भैंस है हमारी जो है, जो हर 8 दिन में गर्मी में आ जाती है और रुक नहीं रही है। 8 दिन में क्या हो जा रहा है? गर्मी में आ जा रही है। अच्छा ठीक है, हम जवाब ले ले रहे हैं डॉक्टर साहब। जी सर। हाँ, आप जी ठीक है, जी ठीक है, हम जवाब ले रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी गाय या भैंस जो भी है वो 8वें दिन या 10वें दिन फ्रीक्वेंटली जो है वो गर्मी में आ जा रही। सामान्यतः हमारे पशु को 21 दिन 22 दिन के बाद ये गर्मी में आना चाहिए और उसके बाद पशु गर्भ धारण करता है। तो आपका जो पशु है उसका जो अंडाशय है, जो अंडे हैं वहाँ पर वो कोई सिस्ट डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से है। उसका उपचार है उपलब्ध। आप आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ जाकर के आप संपर्क करें और एक हार्मोनल थेरेपी उसका कोर्स होता है, वो डॉक्टर साहब उसका कोर्स देंगे और उसकी फिर जब साइकिल नियमित हो जाएगी 20-21 दिन बाद उसको प्रॉपर आने लगेगी हीट में, तब वो रुक जाएगी। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका निराकरण होगा। लेकिन इसको आप प्रशिक्षित हमारे जो पशु चिकित्सालय हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय, वहाँ संपर्क करके वहाँ के डॉक्टर से ही संपर्क करें इस संबंध में। ठीक है सर। राजस्थान से भी इस वक्त एक कॉलर, एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर है, सीताराम जी। सीताराम जी, क्या सवाल है, पूछिए। हमारे गाय गई है आज करीबन 11-12 बजे और जहर नहीं पटक रही है वो। आपने बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं अभी? अगर 12 बजे बच्चा दिया तो करीबन 1 बजे के लगभग दूध पिला दिया उसको। अच्छा, तो आप उसको वेट करिए, उसको आप इंतजार करिए और उसके पहले आप 100 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम सौंठ और 10-15 दाना काली मिर्च और 100 ग्राम कड़वा तेल मिला करके लड्डू बना लीजिए उसका, और उसको 3-3 घंटे पे दीजिए और कल सुबह तक उसकी जेर गिर जाएगी। उसके पहले आप कोई जल्दबाजी न करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत अहम है, ये जानना चाह रहे थे कि आपने आहार के बारे में बता दिया कि संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो अगर हम अपने पशुओं को खिलाएं तो उनका शरीर गर्म रहे और वो जाड़े से बचे रहें? देखिए, जाड़े के समय में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा जो है, हमको जो त्वरित ऊर्जा है शरीर को, वो शर्करा से या कहें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो उसके लिए हम लोगों को देना जो सामान्य आहार दे रहे हैं तो वो तो देना ही चाहिए, लेकिन नियमित रूप से जो है हमारा दुधारू पशु है या गाभिन पशु है तो उसको हम, जो बड़ा पशु है उसको 100 ग्राम गुड़, थोड़ी सी अजवाइन और 100 ग्राम कड़वा तेल, अच्छा, इसको अगर मिला करके देते रहेंगे नियमित रूप से तो ठंडक से बचाव भी होगा, उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप यहाँ आए और इस विषय पर ये जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, बहुत से साथियों ने फोन किया, जानकारी ली, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल बचा हुआ है या आप चाहते हैं कि आपका कोई विषय अपने इस कार्यक्रम में विषय बना करके उस पर चर्चा करके आपको जानकारी दें, तो आप उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। लेकिन पत्र लिखने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। हमारा पिन कोड है 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanlko@gmail.com। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।